जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टॉप 50 आज मैं लेके आ रही हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि टॉप 50 एक दो मतलब पार्ट में और आ जाएगा, तो उससे आपका ना पॉलिटी के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और मैंने करंट अफेयर्स और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो है वो भी मैंने स्टार्ट कर रखा है। उसका ये फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो ये आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, एक तो ये लास्ट टाइम रिवीजन है। जैसे कि अगर आपके 9-10 दिन एग्जाम को बचे हैं तो आप जो है 2-3 बारी वीडियो देख लेंगे ना, तो इससे होगा क्या कि एनालिटिकल टाइप का माइंड हो जाता है हमारा। अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। थ्योरी पढ़िए, उसके साथ साथ एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस कर रही है। इससे होता क्या है कि एनालिटिकल दिमाग हो जाता है हमारा। उसके बेसिस पे हम एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने टॉप 200, टॉप 300, 400, 500 अगर क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं किसी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, तो उससे होता क्या है कि आपका दिमाग, अगर आप थोड़े भी ठीक ठाक हैं पढ़ने में, तो आपका माइंड वो थोड़ा सा ना थोड़ा तार्किक हो जाता है। आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप एलिमिनेट करना सीख जाते हो और क्वेश्चन राइट आंसर कर ले जाते हो। हाँ, अगर कोई ह्यूमन एरर ना हो तो आपके क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं। आइए हम फिर शुरू करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो वो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा व्याख्या और डीप एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, इसलिए बस हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। बाकी जो उसका जो डीप एनालिसिस वाला है फिर वो लेक्चर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन में जो विवाद हो जाता है, तो उस मामले को भारत का उच्चतम सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है मामला। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो गए, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में पहला आपातकाल लगा था। तो पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो वो आर्टिकल जो है 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो है शक्ति मिलती है। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जो है शामिल किया गया था? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसके आधार पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायत है, पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता जो समिति बनी थी उनकी रिकमेंडेशन पे, जैसे त्रिस्तरीय पंचायती, द्विस्तरीय पंचायती होती है, त्रिस्तरीय पंचायती होती है, तो त्रिस्तरीय पंचायती की जो अनुशंसा थी वो बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी थी उसने, उसकी अनुशंसा पे हमारी जो भारत में पंचायती प्रणाली है वो त्रिस्तरीय लेवल पे है। तो त्रिस्तरीय पंचायती जो है बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे बनी थी। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, बस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें न्यायमूर्ति फजल अली। 1953 में जो गठित एक राज्य पुनर्गठन जो का आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था 1953 में, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, 1956 में बना था, 1957 में, तो आपको 1953 करना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो हमारे जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, जब दोनों का पद खाली होता है तो हमारे चीफ जस्टिस जो है राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है? तो आर्टिकल 21 क्लॉज ए के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, आर्टिकल 21 क्लॉज ए में, 21 क्लॉज का में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के रूप में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष जो है त्यागपत्र देता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं एकदम सिलेक्ट करके, एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है एकदम मतलब सुनते भी चाहिए और पढ़ते भी जाइए, तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्योंकि एग्जाम में ना छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ये सबको हल्के में मत लीजिए कि यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। यही सब इन्हीं सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है, टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की जाती है। ठीक है, जो हमारे मतलब थोड़े से मॉडरेट टाइप के होते हैं, ईजी टू मॉडरेट, प्रैक्टिस होने की जाती है, ताकि एग्जाम में आप वहाँ पे मात मत खा जाओ। क्योंकि अगर वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस गलत हो गए ना, तो फिर आप बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो जो संविधान का अनुच्छेद 40 है, ये DPSP है, हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ये हमारा DPSP में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा कोई भी, मान लीजिए कोई बिल है, तो उसको जो है मनी बिल है कि नहीं, ये कौन निर्धारित करता है? इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई बिल आता है मान लीजिए, तो ये धन विधेयक है कि नहीं, तो इसका जो निर्णय है मात्र एक लोकसभा अध्यक्ष के पास इसका अधिकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए फिर हमारी और सारी लेक्चर्स हैं, वो देखेंगे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य जो दोनों मतलब भाग ले सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है जो राष्ट्रपति 12 सदस्य, फिर देखो हम लोग व्याख्या में चले जा रहे हैं, लेकिन हो गया कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि क्वेश्चंस की डिमांड ऐसी है तो वहाँ पे कर दूंगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लगा मुझे, क्योंकि ना जो राष्ट्रपति का चुनाव जब निर्वाचन होता है तो उसमें जो राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते उनके जब वो वोट डालने जाते हैं। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति किसी ऐसे सदस्य को मनोनीत नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं इनकी मतलब जब ये वोट डालने जाते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, दोनों। पर राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक, संविधान, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष तो हमने देखा ना राजेंद्र प्रसाद जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका राइट ऑप्शन, इसमें तो खैर ऑप्शन है नहीं, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, उसके फॉर्मेशन की बात की गई है। वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में इसकी बात कही गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 73वां जो 73 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके द्वारा जो है संविधान में उप पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। 74 में जो नगर पालिका वाला जो है वो लाया गया था महानगरों से संबंधित, और यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से, किस संविधान से ली गई है? तो हमारा जो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। यूएसए के संविधान से हमने अपने मौलिक अधिकार को लिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, तो 25 वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष का है वो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित उपबंध कौन सा है? तो ये हमारा जो है आर्टिकल जो 17 है, अनुच्छेद 17, उसमें जो है अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। हमारा फंडामेंटल राइट में आता है। ये हमारा मौलिक अधिकार, किसी का भी मौलिक अधिकार है कि अगर उसके साथ अनुच्छेद 17 के तहत कोई उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर भेदभाव करेगा तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, जो कि न्यायालय उसको उसके अधिकारों को संरक्षित करेगी। तो आर्टिकल 17 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन, इसका मतलब लोकसभा के सदस्यों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। लोक कल्याणकारी जो है हमारा राज्य, हमारा देश, उसके सामाजिक आर्थिक लोक कल्याण की जो बात की गई है वो आर्टिकल 36 में 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारा डीपीएसपी है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो हमारे आयरलैंड से लिया गया है, और इसका जो वर्णन है 36 से 51 तक है। और जिसमें कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया, वो किसकी बात है? वो राज्य के नीति निदेशक तत्व की। आप लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मत लगा दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन राज्य के नीति निदेशक तत्व है, क्योंकि UPSSC पेट के प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चन बना था, जिसमें कि घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बना था। उसमें 2 ऑप्शन दे दिया गया था, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो आपको ये, अगर आपको ये जो है, ये जो कीवर्ड है लोक कल्याणकारी, इसको आपको याद रखना है। ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है। देखिए, जहाँ पे आपको लगे ना कि बहुत कल्याणकारी, बहुत ही आइडियलिस्टिक बातें हो रही हैं, तो वो एक्शन में नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ किताबी बातें हैं। जैसे हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व जो DPSP है वो उसमें अभी पूरी तरह वो लागू नहीं है। राज्य जब सक्षम हो जाएगा, राज्य को लगेगा कि अब वो पूर्णतः सक्षम है, तो वो सारी बातें जो DPSP में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत की गई हैं वो जो है राज्य अपने नागरिकों के हित के लिए वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा कानून के माध्यम से, जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, वो कानून नहीं बना है। तो इसलिए वो, तो इसका जो है राइट ऑप्शन राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है, जब अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई जो राज्य है वो अपना शासन प्रशासन चलाने में असफल है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत जो है, 356 के तहत लागू हो जाएगा। भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो हमारा राज्यसभा कहलाता है। उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। और संसद में कौन कौन आते हैं? संसद में हमारे 3 राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर के हमारी संसद पार्लियामेंट पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट में, ताकि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, आपकी डिमांड के हिसाब से मैं उसको लेके आऊँगी। अब अपने से कैसे, मैं अपने से तो खैर कर ही रही हूँ, लेकिन अगर आप
को अगर क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीएस, हिंदी, तो वो मैं सारा जो है उस हिसाब से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसके तहत क्या था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, ठीक है, उसको हटा करके 300 का में जो है अब हमारा प्रेजेंट टाइम में जो संपत्ति का अधिकार है 300 क्लॉज का में हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार के रूप में है। तो आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 44 1978 के तहत हमारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि अब एक विधिक अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है, तो वो आपका विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति पे निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात की गई है? तो आर्टिकल 51 क्लॉज ए में, आर्टिकल 51 क्लॉज का में हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। राज्य के नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे? जैसे एक राज्य का कर्तव्य होता है नागरिकों के लिए, वैसे ही नागरिकों के अधिकार के साथ साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। जैसे हमारे कुछ अधिकार हैं, पर उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी है। हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, देश के विकास में हमारा कर्तव्य यह है कि हम पढ़ लिख के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश की सेवा कर सकें और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, अपने देश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए खुद को मतलब अच्छा इंसान बनाए, अच्छे नागरिक के रूप में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके एजुकेशन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जिस भी सेवा से लोग जुड़े हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। पहले मतलब मूलतः जो संविधान में वो 22 भाग थे, लेकिन अगर ऑप्शन में 25 रहेगा तो आपको 25 लगाना है। 25 भाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग की स्थापना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री बन गया, जो भारत का प्रधानमंत्री हो गया वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही वो नीति आयोग का भी अध्यक्ष बन जाएगा, उसको पदेन बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति जो चुन के आते हैं वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं, उसको पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री हमारे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? भारतीय भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जहाँ पे रामास्वामी पुट्टू जो थे, उन रामल्लू पोट्टू करके थे, वो मतलब अनशन किए थे, जो वो आंध्र प्रदेश वाला रीजन था, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें भाषाई आधार पर सबसे पहले वही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 352 के तहत। और 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात लगता है, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो हमारा ये पहला जो संविधान संशोधन, मतलब पहला क्या, भारत की प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 42 1956 एक्ट जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1956 में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोक, अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोक, अखंडता शब्द जो है ये 3, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संविधान में पहला जो संविधान, प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन हुआ था जो कि इसके बाद अब नहीं हुआ है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जुड़े थे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जुड़े थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जुड़े थे जो कि एक बार संविधान संशोधन प्रस्तावना में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। पेट के एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस इन जो प्रश्नों की श्रृंखला है इनको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? क्योंकि वहाँ पे ना आपको लगेगा 24 जनवरी को हुआ था कि 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब एक जगह कहीं लिख लिया करिए, नोट वॉल पे कहीं मतलब एक स्टिकी नोट चिपका दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस 24 जनवरी 1950 वाले, 26 जनवरी 1950 जैसे भारत के राष्ट्रपति कब बने, और संविधान राष्ट्रीय झंडे को कब को स्वीकृति दी गई, राष्ट्रीय गान कब गाया गया, ये जो क्वेश्चंस है ना जो 5-6 टाइप हैं इस टाइप के बने, तो उनको आप एक वॉल पे एक स्टिकी नोट्स में चिपका लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1950 में हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1950 में हुआ था। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो है कानून का उल्लेख किया गया है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर राजस्थान में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर राजस्थान से हुआ था। दोस्तों फिर मिलते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस एक नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को 1-2 बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप सभी को बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से कि आप लोग अपना एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो अच्छा हो। और बस फिर मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा ताकि मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग अपने वीडियोज़ को आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।